बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान इलेक्शन 2013 के प्रोग्राम के साथ आपके सामने। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद इकबाल साहब, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं आईटी के हवाले से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट कि जिसकी धूम सारी दुनिया में मची हुई है। सैयद मोहम्मद इकबाल साहब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, मुख्तलिफ नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों में काम किया, मुख्तलिफ जगहों पर आपने अपनी खिदमात दी। सैंडोज़ में, स्मिथ क्लाइंट एंड बीचम में, ग्लैक्सो में, अर्नेस्ट एंड यंग, फोर्डोट, सीदात हैदर में। ये वो कंपनियां हैं कि जिनकी दुनिया में एक साख है, जो अपनी साख के हवाले से पहचानी जाती हैं और ऐसे लोगों को चूज़ करती हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को मुंतखब करती हैं जो अपनी फील्ड के बेहतरीन लोग होते हैं। सैयद मोहम्मद इकबाल अपनी फील्ड के तो बेहतरीन आदमी हैं ही, अपने प्रोफेशन के तो वन ऑफ दी बेस्ट हैं, लेकिन आपने बल्दिया कराची में बहैसियत यूसी नाजिम के भी काम किया और उस हैसियत से भी अपनी कारकर्दगी से अपने इलाके के लोगों के दिल मोह लिए। मैं आज के इस प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद इकबाल साहब को खुशामदीद कहता हूँ। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तारुफ तो मैंने आपका करा दिया, जी। मेरे ख्याल से ये कम है। आपकी खिदमात और आपकी तालीम और आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो इससे कहीं ज़्यादा है। सियासी हवाले से, मतलब आपका तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन सियासी हवाला जो आपका है उसमें आपका एक्सपर्टी जो है वो एक यूसी की निज़ामत है। तो यूसी की निज़ामत को किस तरह से आप फैला कर पूरे सूबाई असम्बली के हल्के पर ले जाएंगे, और वहाँ का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ काम की नवैयत मुख्तलिफ है, वो कानून साजी का काम है, सूबे के पूरे मामलात को देखना है। तो क्या इसका भी कोई तजर्बा आपके पास है? देखिए, बुनियादी तौर पर इसका तजुर्बा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस माशरे में रहते हुए और इन लोगों के दरमियान रहते हुए जो जमात इस्लामी के सूबाई और कौमी असम्बली के ज़िम्मेदारान रहे हैं, इन लोगों की पूरी वर्किंग देखते हुए और जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से भी इन मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की वजह से सूबाई असम्बली के मामलात ऐसे अनोखे या नए नहीं होंगे मेरे लिए कि जिसमें ये मुश्किल हो कि सूबे के मामलात को किस तरीके से चलाया जाए। इकबाल साहब, आपका हल्का एक मुतवस्सत तबके का हल्का समझा जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी आबादी इसमें फेडरल बी एरिया की है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर, फिर बफर जोन के एरियाज़ मुख्तलिफ जो 15A, 1, 2, 3, 4 और कुछ कच्ची आबादियाँ भी शामिल हैं इसके अंदर। मसाइल की नवैयत मुख्तलिफ है। इन मसाइल को किस तरह से आप देखते हैं कि जनाब कच्ची आबादी के मसाइल ये हैं, पक्की आबादी के मसाइल ये हैं। एक तरफ वो लोग हैं कि जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी नौकरियों की नवैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, कच्ची आबादियों की नवैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या दोनों जगहों पर आप कोई कंपेरिजन कर पाएंगे इसका? असल में देखिए, 2-3 तरह के बड़े मसाइल हैं फेडरल बी एरिया, बफर जोन और जो कच्ची आबादियाँ हैं, शफीक कॉलोनी, मदीना कॉलोनी और जमुलत कॉलोनी के। इसमें बुनियादी तौर पर तो अभी हमारे एरिया में जो पक्की आबादियाँ, जिसे कह लीजिए आप फेडरल बी एरिया और बफर जोन, वहाँ से ब्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और ब्रेन ट्रांसफ़र होने की जो वजह है बहुत बड़ी, वो है इनसिक्योरनेस फीलिंग कर रहे हैं, फियर है पब्लिक के अंदर कि हम पाकिस्तान में मज़ीद रहें या ना रहें। इसकी वजह से हमारा ब्रेन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। दूसरा मसला जो हमारी इन पक्की आबादियों का वो ये है कि इन पक्की आबादियों में रोज़गार ना होने के सबब ख़वातीन और बच्चियाँ भी आजकल जॉब के लिए निकल रही हैं और जॉब कर रही हैं वो, और इन दोनों तरह के लोगों में एक खौफ, डर और बदअमनी की वजह से मसाइल का शिकार हैं ये सारे के सारे लोग। मेजर जो बड़ा मसला आप जिसे कह लीजिए, बाकी तो मसाइल अगर आप ये कहेंगे कि साहब इस फेडरल बी एरिया की और बफर जोन की इस पक्की आबादी में दूसरे मसाइल हैं, तो रोज़गार भी और दूसरी चीज़ें भी अगर किसी चीज़ से बिल्कुल को रिलेट करती हैं तो वो अमन है। इस आबादी का सबसे बड़ा मसला तो अमन है। इसी तरह जो हमारी कच्ची आबादी शफीक कॉलोनी, जमुलत कॉलोनी और मदीना कॉलोनी है, इन कॉलोनियों में भी प्रॉब्लम यह है कि वो पश्तो स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, पश्तो स्पीकिंग आबादी है, मज़दूर लोग हैं बेचारे, उनके लिए तो रोज़ की आमदनी का एक सवाल है। इस बदअमनी ने उनकी रोज़ की आमदनी को बिल्कुल टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। तो अभी तो दूसरे मसाइल, दूसरी चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी हो गई हैं।
टॉप प्रायोरिटी पर अगर कोई चीज़ है तो इन लोगों को किसी तरह सिक्योर फील करवाना कि ये इस पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, ये हम लोग तरक्की करेगा, इस पे अमन के लिए पूरी कोशिश करके अगर आवाम को, हमारी इस आबादी के आवाम को इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि अमन के साथ हम रह सकते हैं, तो इतना ज़बरदस्त पोटेंशल है हमारी इस आबादी में, इतना ज़बरदस्त पोटेंशल है कि ये आबादियाँ हमारी जो मुतवस्सित तबके की हैं, ये ग्रो करके पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बना सकते हैं। इकबाल साहब, आपका सारा जोर अमन व अमान के मसले पर। जी हाँ। अमन व अमान कराची का 25 साल पुराना मसला है, ये कोई नया मसला नहीं है, एक दिन में पैदा नहीं हो गया है यहाँ। आप इस हवाले से कच्ची आबादी में भी जाते हैं, पक्की आबादी में भी जाते हैं, आप जमात इस्लामी के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं, आपका इंतखाबी निशान तराजू है। ख़वातीन का क्या रवैया है? ख़वातीन, मैं समझता हूँ कि जो हमारे माशरे का इतना बड़ा हिस्सा है, मर्द तो बाहर निकलता है, खौफ के आलम में भी रहता है, डर के आलम में भी अपनी रोज़ी कमाता है, ये बेचारी जो घर में हमारी बहनें और बेटियाँ रहती हैं, ये किस तरह से ज़िंदगी गुजारती हैं इस खौफ के आलम में? देखिए, इस वक्त एक तो प्रॉब्लम जहाँ बहुत ज़्यादा ये है कि उनके घरों के जब मर्द चले जाते हैं और ख़वातीन घरों में होती हैं, तो हमारे एक इस्लामाबाद के दोस्त ने एक बड़ी उम्दा बात मुझसे कही। वो कहने लगे कि पूरे पाकिस्तान का जो स्टील है वो तो लगता है कि आपकी आबादियों में ख़र्च हो गया है। तो मैंने उससे पूछा, कैसे, आपको क्या नज़र आया? तो कहने लगे कि साहब, ये सारी ग्रिलें जो लगी हुई हैं, ये ग्रिलें हर घर में दाखिल होने के लिए कुछ है नहीं, दुकानों पे ग्रिलें, घरों में ग्रिलें। तो ख़वातीन जो हमारी आबादियों की हैं, उन बेचारियों ने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ये ग्रिलें लगवाई हैं, और वो उस वक्त तक डरती रहती हैं या परेशानी में मुब्तला रहती हैं या मुश्किल में मुब्तला रहती हैं जब तक उनके मर्द नहीं आ जाते। या जो हमारी ख़वातीन जॉब गोइंग है, जॉब करती हैं, जॉब पर जाती हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है कि वो कभी उनके कड़े काट लिए जाते हैं, कभी उनकी कानों की बालियाँ नोच ली जाती हैं, कभी उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, कभी उनका पर्स छीन लिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि एक जंगल में भी शायद कोई कानून होता होगा, एक ऐसी दुनिया में हमारे लोग रह रहे हैं कि जहाँ लाकानूनियत का बेइंतहा ज़ोर है और जिसमें बस इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने मुस्तक़बिल से मायूस है। ये अमन इंशाअल्लाह ताला इनको ऐसा करेज देगा कि ये सारे लोग फिर आगे बढ़कर पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा कर सकेंगे। इकबाल साहब, कराची दुनिया के बेशतर ममालिक से बड़ा एक शहर है, अमन अमान यहाँ का मसला है, टारगेट किलिंग यहाँ का मसला है, भत्ता माफिया यहाँ का मसला है, और अब तो कब्ज़ा माफिया यहाँ का मसला है। बड़े बड़े ग्राउंड्स पे कब्ज़ा, इवन चलती हुई सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया गया है यहाँ पर। उस माहौल में ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी के लोग शरीफ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, माशरे से टकरा जाने का हौसला नहीं रखते। आप इसमें कैसे फील करते हैं कि क्या जमात इस्लामी इस सारी माफियाज के मुकाबले में कोई रोल प्ले कर सकती है? देखिए, ये बात तो इससे मैं बिल्कुल आपसे इख्तलाफ करूँगा कि जमात इस्लामी जो है वो टकरा जाने के, ज़ालिमों से टकरा जाने के उससे बचती है थोड़ा सा। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि जमात इस्लामी ही वो जमात है कि जो ज़ालिमों की आँखों में आँखें डालकर निहित्ती गैर मुसल्लह होने के बावजूद ये काम कर सकती है कि इन ज़ालिमों को रोक सके। उसके पीछे जो बुनियादी बात है, इस करेज की, इस बेखौफी की, इस बहादुरी की जो बुनियादी बात है वो ये कि ये लोग सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, किसी और का डर इनको नहीं होता है। इसीलिए आपने कभी नहीं देखा होगा किसी जमात इस्लामी वाले के साथ कि उसके साथ गार्ड्स चल रहे हैं, मुसल्लह अफराद उसके साथ हैं और उसके अंदर करेज नहीं है। ये आगे बढ़कर बात करते हैं, अपने ऊपर सारा वो लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। आज भी अगर आप कराची में घूम फिर कर देख लें तो आपको कोई उन आबादियों में जिनमें मुसल्लह दहशत गर्दों का कब्ज़ा है, कोई मूव करता हुआ नज़र नहीं आएगा सिवाय जमात इस्लामी के, आंखों में आंखें डालकर खड़ी होकर अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचा रही है। इकबाल साहब, सारी बातें हम आपकी मानते हैं, जमात इस्लामी के लोग करप्ट नहीं होते, बेईमान नहीं होते, इनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। और अब तो इस मुल्क के मीडिया ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि जहां अरबों रुपए की करप्शन मामूल की बात बन चुकी है, अरबों रुपए के कर्जे माफ़ कराना मामूल की बात बन चुकी है, वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग अपने मेयार पर खरे नज़र आते हैं। एक बड़ा चुभता हुआ सा सवाल आपसे मैं करूँगा इस हवाले से, और बड़ा ज़ाती से सवाल भी है कि आप तो एक नौकरी करने वाले आदमी हैं, मखसूस इनकम रखने वाले, एक लिमिटेड इनकम रखने वाले। इलेक्शन के अखराजात तो लाखों करोड़ों रुपया होते हैं, तो ये लाखों करोड़ों रुपए आपके पास आएंगे कहाँ से
और अगर आ भी जाते हैं तो कहीं आप भी तो बाद में इसको इसी तरह से पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए, एक तो जमात इस्लामी को लोग कम समझते और जानते हैं। जमात इस्लामी को जानने वाले लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी मुशावरत से, अपनी शूरा की मुशावरत से उन अपने बासलाहियत तरीन लोगों को नॉमिनेट करती है, नामज़द करती है, और फिर जो अवामुन्नास हैं, जो हमदर्दी रखते हैं इस पूरे कास्ट से, इस्लामी इनकलाब के कास्ट से, और जो हमारा एक विज़न है कि इस पाकिस्तान को मदीने जैसी इस्लामी रियासत बनाएंगे, जो लोग भी इस विज़न से मोहब्बत रखते हैं, इसके हमदर्द हैं, वो दामे दिल में सुखने जो है वो आगे बढ़कर हमारे साथ मुआवनत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पॉन्सर की हुई है हमारी चीज़ें कि भाई लाउड स्पीकर का इंतज़ाम जो है हमारी तरफ से स्पॉन्सर है, आपके जो हैंडबिल हैं, आपके जो पोस्टर्स हैं, ये हमारी तरफ से स्पॉन्सर हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सारा का सारा काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर तो जमात इस्लामी ने जो ज़िम्मेदारी आयद की कि सब लोग, सारे कारकुनान और सारे ज़िम्मेदारान इस बात की कोशिश करें कि कम से कम 10,000 रुपये इस उम्मीद पाकिस्तान फ़ंड में जो है सब लोग अपनी तरफ से इसमें दें, अपनी जेब से दें, और अगर बिल्कुल देने की सलाहियत नहीं रखते हो तो लोगों से चंदा मांग कर, लोगों से बात करके इसको जमा कराएं। तो ये तरीक़ा हमारे यहाँ है जमात इस्लामी में। तो इसलिए हमें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती है कि पैसा जो है वो हम कहीं लूटेंगे या खसूटेंगे, बल्कि हमें मालूम होता है कि इस आवाम ने हमें पैसा दिया है, हम तो बग़ैर पैसों के इस इलेक्शन के मनसब पे, कामयाबी के मनसब पर फायज़ हुए हैं। तो इसलिए हमें कोई लालच भी इस तरह की नहीं होती है कि नतीजे में हम माल बटोरना, मज़ीद पैसे कमाएँ हैं और मज़ीद पैसे कमाएँ। एक सवाल आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा और जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में भी बात लिखी है कि हम मदीने जैसी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। जिस तरह से सैयद इकबाल साहब, जिस तरह से दीगर जमातों ने अपने मुख्तलिफ नारे दिए, तो कहीं ये भी जमात इस्लामी का एक नारा ही तो नहीं है कि हम मदीने जैसी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं? सिर्फ एक स्पिरिचुअल रंग दिया जाए उसको, एक तकद्दुस का रंग दिया जाए, एक ऐसी जगह से मिला दिया जाए कि जनाब हम ऐसी बनाना चाहते हैं ताकि लोग आपकी तरफ रुजू करें। देखिए, कुरान मजीद की एक सीधी सी बहुत ऐसी आयत है जिसे इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपने उस एरिया में जहाँ पे वो अपने स्लोगन्स लिखती हैं, वहाँ पर इस कुरान मजीद की इस आयत को पेस्ट किया है कि या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा अलल्लाह। ये जो कुरान मजीद की आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों, तुम इंसाफ और खुदा के रास्ते के गवाह बनो, और इस रास्ती और इंसाफ की ज़द चाहे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अजीज़ व अकारीब पर पड़ती हो, तुम किसी गरीब और किसी अमीर की वजह से भी उसकी हिमायत मत करना। अल्लाह उनका ज़्यादा बेहतर जानता है कि गरीबों की कैसी मदद करनी है, अमीरों की कैसी मदद करनी है। तमाम चीज़ों से मावरा होकर तुम इंसाफ के अलमबरदार बनो। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है कि ये बुनियादी नुक्ता पूरी दुनिया को तब्दील कर देता है। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जो बुनियाद है इस इंसाफ की, रास्ती की, जिसने इस सारे माशरे को तब्दील करके रख दिया। तो मदीना जैसी इस्लामी माशरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत मुश्किल तरीन काम है। मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन लोगों को तलकीन के ज़रिए और ख़ुद उस रास्ती के गवाह बनकर आदमी अगर काम करेगा तो मदीना जैसी इस्लामी माशरा बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। मतलब ये कि ये आपका कोई सियासी नारा नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सियासी नारा नहीं। इस पर काम भी करेंगे? इस पर काम कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये माशरे के लोग, ये बेचारे दुखी हैं, मुसीबत का शिकार हैं। इनको जब नज़र आने लगेगा कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है, अदल मिल रहा है, उन्हें जब नज़र आने लगेगा कि कोई उनको लूटने खसूटने वाला नहीं है, तो ये कोई जालिम लोग नहीं है कि खुदा की नाफरमानी के रास्ते पर जाएं। यही हमारे लोग होते हैं जो पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो कानून पसंद होते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ इस वजह से कि पूरा माशरा, चूँकि उसके अंदर जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्होंने करप्शन को फ़रोग़ दिया है, तो ये बेचारे समझते हैं कि हमने इस तरह नहीं किया तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जहाँ जाते हैं अपनी शराफत का, ईमानदारी का, अपनी इस्तकामत का सबूत देते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर, और वहाँ बिल्कुल रास्ते के साथ चलते हैं, कानून पसंदी का, इन सारी चीज़ों का सबूत देते हैं। यहाँ भी अगर उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनको इंसाफ मिलेगा तो यहाँ भी वो ज़रूर इंसाफ पसंदी का और रास्ते अख्तियार करेंगे। सैयद साहब, एक बात और जो है कि कराची के मखसूस हालात हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ वन साइडेड हो जाती हैं। ऐसे में आप इंतखाबात को किस तरह का देख रहे हैं कराची में? देखिए, हमने ये जो इंतखाबात हैं इसकी हमने मनसूबा बंदी कोई आज नहीं की है कि इंतखाबात का ऐलान हुआ हो तो हमने मनसूबा प्लानिंग की हो, मनसूबा बंदी की हो। हम पिछले
5-6 इलेक्शंस के तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात जानते हैं कि पोलिंग डे इंतहाई ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक इस एतबार से होता है कि जो इस कराची पर जो ठप्पा माफिया मुसल्लत है, जो उन लोगों ने किया हुआ ये है कि वो पूरे पोलिंग स्टेशंस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और ठप्पे लगाकर वो अपने वोटर्स की तादाद को बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले 2 साल से ये कैंपेन चलाई हुई है, इलेक्शन कमीशन को मुतवज्जे किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतवज्जे किया है, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को मुतल्ला किया है, उनको बताया है, जगह जगह से बताया है, प्रूफ पेश किए हैं उनको कि आप अपना रोल प्ले करें, आप इस बात को पूरी तरह साबित करें कि आप इन इलेक्शन से कमिटेड हैं, आप ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है फेयर हों। फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए हम पिछले 2 साल से इनको तवज्जो दिला रहे हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये उस दिन पोलिंग वाले दिन इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे। और अगर इन्होंने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग पिछले 5 साल जिस दुख, परेशानी, मुश्किल में कराची के अवाम ने गुजारे हैं, अब कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला ये मौका नहीं आने देंगे कि फिर जालिम लोग मुसल्लत हो जाएं अगले 5 सालों के लिए। फिर ये कराची के अवाम बाहर निकलेंगे और इन लोगों का एहतसाब करेंगे जो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ और ठप्पे लगाकर मुंतखब होकर आते हैं। और फिर इंशाअल्लाह इंतज़ामिया भी इस बात पर मजबूर होगी कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए। अगर उसको यहाँ पर एग्जिस्ट करना है इंतज़ामिया को इस कराची पर हुकूमत करनी है, इस इंतज़ामिया को अगर कराची में ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंतज़ामिया है, इसको अगर ठीक तरीके से रन करना है तो इसके लिए लाजिम होगा कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। इकबाल साहब, कराची में बल्कि क्या सिंध में पूरी आपकी ये बड़ी जद्दोजहद थी कि मुकाबला 1 to 1 हो, इसमें किस हद तक आप कामयाब रहे? देखिए, हमने जिस बात की पूरी कोशिश की थी उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, आप कह सकते हैं कि 100% तो कोई काम भी आजकल करना जो है एक बिल्कुल ही अनोखी बात होगी, मुश्किल तरीन बात होगी, लेकिन कम से कम 80% तक सिर्फ 50 सीटें ऐसी हैं पूरे सिंध में कि जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और लोगों ने ओपन कर लिए, लोग उन जगहों से खड़े हो गए। नहीं तो उन 50 सीटों के अलावा 10 जमाती इत्तेहाद के तहत तमाम के तमाम लोगों के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवारान खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले 10 जमातें अलग थी और अगर हमने 80% भी इस पर कामयाबी हासिल कर ली तो इट इज़ वेरी गुड अचीवमेंट। जमात इस्लामी 42 साल बाद अपने निशान पर इलेक्शन लड़ रही है, अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ रही है। 42 साल आप इंतखाबी सियासत जो थी वो इत्तेहादी बुनियादों पर करते रहे। एकदम ये 42 साल बाद आपने ये फैसला किया कि जनाब अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, अपने परचम से लड़ेंगे, अपने निशान पर लड़ेंगे, ये फैसला वोटर्स को चौंका देने वाला नहीं है? ये हमने 42 साल जो इत्तेहादी सियासत की है, तो इत्तेहादी सियासत भी हमने सिर्फ इसलिए की है इस मिट्टी की मोहब्बत में, इस मिट्टी की उल्फत में, और जिस बुनियाद पर हमने इस मुल्क को हासिल किया था, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, कि ये मुल्क बिखरे नहीं, टूटे नहीं। तो इसमें हमारा नुकसान हुआ इस इत्तेहादी सियासत की वजह से कि हम अपनी जो इनकलाबी बात रखते थे, इस्लामी माशरे के क़याम की बात रखते थे, उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी आई और दूसरे लोगों की जो गंदवला थी वो भी हमें अपने ऊपर बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन अब अगर हमने फ़ैसला किया तो इन 42 साल तजुर्बे का निचोड़ है कि अब हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लिए इन सारे लोगों को मिलाकर और ज़्यादा जो है वो मुस्बत जानिब हम पेशरफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सारे लोग भी तकरीबन एक ही तरह के हो गए हैं। पहले तो राइट और लेफ़्ट की एक पॉलिटिक्स होती थी, तखसीस थी, लेकिन अब राइट और लेफ़्ट तो बिल्कुल सब मिलजुल कर अमेरिकन हो गया है, अमेरिकी लॉबी हो गई है, अमेरिकन एजेंट हो गए हैं। तो हमने अब 2 बिल्कुल लाइन ड्रॉ की है, सीधी लाइन ड्रॉ की है कि एंटी अमेरिकन और अमेरिकन। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पसंद हैं, एंटी अमेरिकन लॉबी के लोग हैं हम। तो हमने इस बुनियाद पर अपनी निशान, अपनी शनाख्त, अपनी बुनियाद पर ये बात की है और पूरी दुनिया में भी नक्शा नज़र आ रहा है कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दीन को गालिब और नाफिज करने वाले लोगों पर लोगों का रुजू बढ़ रहा है। मिस्र है, ईरान, वो तुर्की है, ट्यूनिस है, ये सारे ममालिक हैं जहाँ इस्लामी बहार है। पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उस इस्लामी बहार से बिल्कुल उसे वो बहार मिलेगी। तो जमात इस्लामी ने इस पब्लिक के जागने की वजह से ये जो आवाम है, आवाम के अंदर ये जो चीज़ पैदा हुई है कि अब उन्हें रास्ते की जाने, पॉजिटिवनेस की जाने आना चाहिए, तो जमात इस्लामी ने सारी फील्ड को देखते हुए फैसला किया है। सही साहब, आखिरी सवाल आपसे, अपने हल्के के अवाम को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप? अपने हल्के के अवाम को मैं ख़ास पैगाम ये देना चाहूँगा कि मेरे अजीज़ों, इस पाकिस्तान में से मोहब्बत करो, इस पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बनो,
इस पाकिस्तान से में जो ये मामलात हैं, इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ख़राब लोग किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं तो पाकिस्तान में नेक लोग ज़्यादा हैं, नेक लोगों की तादाद ज़्यादा है, ये लोग नेकी पर जमा हो सकते हैं। ये सारे लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन पाकिस्तान को वजूद में लेकर आएंगे और हम जो अच्छे लोग हैं इन ख़राब लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से घबराने की, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया का वो मुल्क है जो अपने अंदर बेपनाह सलाहियतें, बेपनाह रिसोर्सेज और बेपनाह अपने अंदर वो सलाहियत और ताकत रखता है कि पूरी दुनिया पर यह हुक्मरानी कर सके। नाजरीन, सैयद मोहम्मद इकबाल सूबाई असम्बली हल्का 102 से जमात इस्लामी के नामज़द करदा उम्मीदवार हैं कि जिनका इंतखाबी निशान तराजू है। अपने हल्के के अवाम के लिए आप ये कह रहे थे कि उम्मीद बनो, पाकिस्तान की तामीर करो, एक ऐसे निज़ाम की तामीर करो, एक ऐसे मुल्क की तामीर करो कि जहाँ इंसाफ हो, मेरिट हो, खुशियाँ हो, कानून की अलमदारी हो और लोग मिलजुल कर एक साथ रह सकें। मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर सैयद मोहम्मद इकबाल साहब हल्का 102 से जमात इस्लामी के नामज़द करदा उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान तराजू है। आइए मिलकर हक़ का साथ दीजिए ताकि इस मुल्क में रोशनियाँ हो, उजाला हो, खुशबू हो। अपने मेज़बान शकील खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।